आज हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, ठीक। अब देखिए, अगर प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया गया आपका, ठीक ना। और प्रोसेस नंबर 1 का अराइवल टाइम आपका 3 है, और प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टाइम 9 है, इसका 12 है, इसका 2 है, देन इसका 15 है, एंड अराइवल टाइम 6 का अगेन 3 है, ठीक ना। और इसका वॉच टाइम 2 4 5 3 6 1 ऐसे आपका अराइवल टाइम दिया गया, वॉच टाइम दिया गया और अराइवल टाइम ऐसे दिया गया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व करने से पहले हम अपना गैंट चार्ट बना लेते हैं, जिससे हम प्रोसेस को फिल करते चलेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस इस समय एग्जीक्यूट होने के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी ध्यान से देखिए, टाइम जीरो पे रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस है क्या? 3 9 12 2, मतलब टाइम जीरो पे कोई नहीं है। तो टाइम जीरो के बाद आपके पास 1 टाइम तक भी कोई प्रोसेस अभी तक नहीं आया। अगर कोई प्रोसेस आया ही नहीं तो उसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, मतलब उसे भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अभी ध्यान से देखिए, यहाँ टाइम टू पे एक प्रोसेस आया है। इसका मतलब 0 से 2 तक आपका सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, ठीक ना। आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब देखिए, टाइम 2 तक आइडल बैठा रहा तो इस समय प्रोसेस नंबर 4 को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। प्रोसेस नंबर 4 को एग्जीक्यूट कर दिया तो कितना यूनिट टाइम लग रहा है? 3 यूनिट, 2 + 3 5 यूनिट का टाइम लगा। अब देखिए, 5 यूनिट का टाइम लगा। इस समय देखिए कि 5 यूनिट तक कोई प्रोसेस आया है क्या? हाँ, 3 आया है, एंड अगेन 3 आया है। मतलब 3 टाइम पे प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 6 आपका दोनों अवेलेबल है। अब क्या होगा, अराइवल टाइम सेम हो गया तो किसको पहले भेजेंगे? इसके लिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर दो प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाता है तो जिस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी, मतलब वही प्रोसेस नंबर ही प्रोसेस आईडी कम रहता है, उसको पहले एग्जीक्यूट होने के लिए क्या करते हैं, हम भेज देते हैं। तो इस समय प्रोसेस नंबर 1 एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 1 अगर एग्जीक्यूट होने के लिए चला गया तो 5 + 2 7 यूनिट का टाइम लग गया। अब देखिए, अब प्रोसेस नंबर 1 हो गया, प्रोसेस नंबर 6 को कर लेते हैं। तो प्रोसेस नंबर 6 के लिए आपको 1 यूनिट की टाइम लगेगा। प्रोसेस नंबर 6 मतलब आपका 8। अब टाइम 8 हो गया, तो टाइम 8 तक देखिए कोई प्रोसेस और आया है क्या? 9 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं। इसका मतलब फिर से अभी तक कोई प्रोसेस नहीं आया, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, टाइम 9 पे आपका एक प्रोसेस प्रोसेस नंबर 2 आता है। इसका मतलब टाइम 8 से लेके टाइम 9 तक आपका सीपीयू खाली बैठा रहेगा। अरे भाई, जब कोई प्रोसेस आएगा तभी तो रन कर पाएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे रन करना है। आप ध्यान से देखिए, अगर कोई प्रोसेस अराइव अराइव हो जाएगा तभी तो उसे रन करने के लिए भेज सकते हो, और उस टाइम पे। तो मतलब 9 टाइम तक, 8 से लेके 9 तक कोई प्रोसेस नहीं था। 8 से लेके 9 तक सीपीयू आपका खाली बैठा रहेगा। 9 पे आप प्रोसेस नंबर 2 को भेज दीजिए। प्रोसेस नंबर 2 चला गया तो इसके लिए 4 यूनिट, 9 + 4 13 यूनिट टाइम आपका लग गया। आपका 6 भी एग्जीक्यूट हो चुका था। अब देखिए, 13 टाइम तक कोई प्रोसेस आपके पास है क्या? 13 टाइम तक आपका 12 आ चुका है, 12 आ चुका है, 15 अभी नहीं आया। तो 12 में 12 टाइम पे आपका प्रोसेस नंबर 3 को भी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लीजिए, जिसका वॉस्ट टाइम आपका 5 है। तो 13 + 5 18 हो गया, ठीक है ना। और फाइनली 18 टाइम तक आपका पांचवा प्रोसेस भी आ गया। इसके लिए आपका 6 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो 18 + 6 24। हमने सारे प्रोसेस फिल कर दिए। अब देखिए, प्रोसेस नंबर 1 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ देखो 7 यूनिट का टाइम लग रहा है, ठीक ना। प्रोसेस नंबर आपका प्रोसेस नंबर 2 को एग्जीक्यूट होने में 13 यूनिट का टाइम लग रहा है। प्रोसेस नंबर 3 को एग्जीक्यूट होने में 18 यूनिट का टाइम लग रहा है। प्रोसेस नंबर 4 को एग्जीक्यूट होने में 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। प्रोसेस नंबर आपका 5 को एग्जीक्यूट होने में 24 यूनिट का टाइम लग रहा है। प्रोसेस नंबर 6 को एग्जीक्यूट होने में 9 यूनिट का टाइम लग रहा है। प्रोसेस नंबर 6, नहीं सॉरी, प्रोसेस नंबर 6 को एग्जीक्यूट होने में 8 यूनिट का टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? 8 यूनिट का टाइम लग रहा है। और 9 और 2 पे तो कोई बात ही नहीं है। तो हमने कंप्लीशन टाइम निकाल दिया। आप यहाँ से टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से आप निकाल लीजिएगा।
फिर आपका वेटिंग टाइम, जो वेटिंग टाइम है यहाँ पे, वेटिंग टाइम जो निकालना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम निकाल लीजिएगा। और फिर निकालने के बाद आप ये सारी एंट्री फिल कर देना और इसका क्या करना, एवरेज निकाल लेना। एवरेज मतलब सबका सम कर देना, और 6 प्रोसेस है तो उसको 6 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज निकल जाएगा। हमारा बस काम यहाँ पे ये था कि अगर अराइवल टाइम 3 हो जाता है तो प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आपको बस इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, आप ये बाद में कर सकते हैं। अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपके पास एक और नया कंसेप्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, देन आपका वर्स्ट टाइम। प्रोसेस नंबर 1 2 3, अराइवल टाइम 0 1 2, इसका वर्स्ट टाइम 20 है, इसका वर्स्ट टाइम 1 1। तो आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए गैंट चार्ट में। तो टाइम जीरो पे आपका कौन सा प्रोसेस है, टाइम जीरो पे P1 प्रोसेस है, जिसको एग्जीक्यूट होने में 20 यूनिट का टाइम लग रहा है। फिर आपके पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं, 1 2 है तो सारे प्रोसेस आ ही गए। अब प्रोसेस नंबर 2 को रन कर लीजिए 21, और प्रोसेस नंबर आपका 3 रन हो जाएगा 22 पे। कंप्लीशन टाइम पहले निकाल लीजिए, तो पहले का कंप्लीशन टाइम 20, फिर इसका आपका हो जाएगा 21, देन इसका आपका 22। इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, अभी तक तो आप डायरेक्ट निकालना सीख ही गए होंगे। टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं, फिर आपका वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम 20 माइनस 0 20, 21 माइनस 1 20, फिर से आपका 22 माइनस 2 20। वेटिंग टाइम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम 0, यहाँ आपका 19, 20 माइनस 1, फिर यहाँ 20 माइनस 1 19। तो देखिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 20, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका, 0 प्लस 19 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 38। ठीक ना, इतना आपका आ गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन को हम दूसरे एंगल से समझते हैं। प्रोसेस नंबर, फिर अराइवल टाइम, फिर से वर्स्ट टाइम, देन आपका कंप्लीशन टाइम, देन टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। इस समय आपका जो प्रोसेस नंबर 1, अराइवल टाइम तो वही है, प्रोसेस नंबर जो 1 है वो 1 यूनिट का टाइम लगता है, प्रोसेस नंबर 2 आपका 1 यूनिट लेता है, और प्रोसेस नंबर 3 आपका 20 यूनिट लेता है। अगर इसका हम गैंट चार्ट बनाएं तो ध्यान से देखिए, जीरो पे कौन सा प्रोसेस है, P1 है 1। फिर आपका 1 पे कौन सा प्रोसेस है, P2 है 2। फिर से आपका 2 पे कौन सा प्रोसेस आ गया, P3 है, जो कि आपका 22 यूनिट का टाइम ले रहा है। P1 के लिए आपका कंप्लीशन टाइम 1, P2 के लिए कंप्लीशन टाइम 2, P3 के लिए कंप्लीशन टाइम 22। टर्न अराउंड टाइम देखेंगे तो 1 माइनस 0 1, यहाँ पे 22 माइनस 2 20। अगर इसका एवरेज निकालेंगे आपका तो 22 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हो जाएगा आपका 3 7 जा, फिर 10 7.3 समथिंग कुछ आएगा। और वेटिंग टाइम देख लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, यहाँ से आपका हो जाएगा 0, फिर से यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, 20 माइनस 20 0, मीन्स आपका एवरेज वेटिंग टाइम आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबका सम फिर डिवाइड करोगे 3 से तो 0 हो जाएगा। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ, कितना डिफरेंस हो जा रहा है। अगर अगर ध्यान देखो, अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेस बहुत पहले आ जा रहा है तो और प्रोसेस का वेट करना, और प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, एवरेज वेटिंग टाइम आपका बहुत ज्यादा हो जा रहा है। और अगर सीपीयू बाउंड टाइम आपका सबसे लास्ट में आ रहा है तो एवरेज वेटिंग टाइम भी आपका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो एक क्या है, एक इफेक्ट है, ये एक प्रॉब्लम है, इसी को बोलते हैं कॉनवाय इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है ये, कॉनवो इफेक्ट। ये आपका ओ है, कॉनवो इफेक्ट। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कॉनवाई इफेक्ट में, आप समझ गए ना कॉनवाई इफेक्ट क्या होता है। कॉनवाई इफेक्ट यही है कि अगर कोई सीपीयू बाउंड प्रोसेस, मतलब जो सीपीयू में बहुत समय टाइम ले रहा है वो पहले आ जा रहा है, और उसके बाद आपके कम टाइम लेने वाले आ रहे हैं सीपीयू बाउंड, तो यहाँ पे आपका एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। एवरेज वेटिंग टाइम मतलब और प्रोसेस को ज्यादा समय रुकना पड़ रहा है। अगर वही सीपीयू बाउंड टाइम, अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेस बहुत, मतलब जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस सबसे ज्यादा वाला है वो सबसे लास्ट में आता है, तो एवरेज वेटिंग टाइम का क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए,
इसमें देख सकते हैं, इफ द फर्स्ट प्रोसेस इज CPU बाउंड प्रोसेस, CPU बाउंड प्रोसेस एंड followed by many IO बाउंड प्रोसेस। IO बाउंड प्रोसेस मतलब जिसका CPU बाउंड से, मतलब जिसका CPU टाइम कम होता है, मतलब उसका बर्स्ट टाइम क्या होता है, कम होता है, IO बाउंड प्रोसेस। देन it will have more average waiting time, it will have more average waiting time। देखो, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसी इफेक्ट को बोलते हैं कानवा इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज कानवा इफेक्ट। अभी तक हमने जितने भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रिलेटेड कुछ भी हो सकता था, हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली और सीपीयू शेड्यूलिंग भी देख लिया। इसके बाद हम कुछ और एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे, अभी बहुत सारे एल्गोरिदम बाकी हैं जो सबको देखेंगे। अभी तक हमारा एक पहला एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके बाद हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देखेंगे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया, काफी अच्छा अच्छा कंसेप्ट सीख लिया। थैंक यू।